वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। उसमें टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में मैंने सब डिस्कस की है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप उसको पहले देखो, ठीक है, क्योंकि वो बेस है आपकी कल्चर स्टडीज़ का। उसके बाद ये वाले राइटर्स करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रेमन विलियम्स के आपको पहले तो ये बर्थ ईयर सबसे पहले पता होना चाहिए, 1921। ओके, फिर क्या है, वो वेल्श राइटर है, ये भी बहुत बार आ जाता है। और उसके बाद ही इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ ब्रिटिश लेफ्ट न्यू विंग। ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, क्या लेफ़्ट है या राइट है। ये भी आ सकता है कि लेफ़्ट विंग से थे या राइट विंग से थे, ठीक है। ये दो पार्टीज़ थी, तो एक राइट एक लेफ़्ट, तो वो किसकी तरफ थे, लेफ़्ट न्यू विंग थी की तरफ थे, उसके साइड से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। उसके बाद ही इज़ अ फाउंडेशनल फिगर ऑफ कल्चर स्टडीज़। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं कल्चर स्टडीज़ के, और इसके बहुत बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको पहले ये लिस्ट दिखा रही हूँ वर्क्स की। ओके, सो दीज आर दी 10 वर्क्स, पिंक वंस आर इम्पॉर्टेंट। ओके, पहले सिर्फ ये लिस्ट है, लेट मी फिक्स इट। हाँ, अब हो गया। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या क्रोनोलॉजी में दे दिया जाएगा आपको, आप इसको क्रोनोलॉजी में करो, लगाओ क्रोनोलॉजी में वर्क्स को। अब हम इसके बाद इन वर्क्स को डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते, वर्क्स के अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो पहले आपको ये याद करने हैं, ठीक है। पिंक वाले तो ज़रूर याद रख लेना। So here I have written all the works in the detail। सबके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्क है, हम सिर्फ यहाँ पर मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे, माइनर नहीं, उनका सिर्फ पता होना चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए, उसके डिटेल नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वर्क जो हमारा मेजर वर्क है वो है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी कब पब्लिश हुआ, 1958। कब हुआ, 1958, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस वर्क में उन्होंने ये 5 कीवर्ड्स अपने ये यूज़ किए थे, इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी, क्लास, आर्ट, कल्चर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको ये कीवर्ड्स हैं, या तो ऐसे दे दिया जाएगा कि इनमें से कोई कौन सा कीवर्ड नहीं था, या फिर चारों लिख देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे कि कौन कौन से थे। ओके, उसके बाद ये फिर नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट वी हैव कल्चर इज़ अ होल वे ऑफ लाइफ। ही क्रिटिसाइज हाई कल्चर। उन्होंने क्या बोला था, कल्चर का मीनिंग क्या होता है, the way we live, the way we are talking, our language, our traditions, everything is related to the culture। उसके बाद उन्होंने हाई कल्चर वाले आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया था कि ये हाई कल्चर का कॉन्सेप्ट क्यों है, कल्चर तो सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो है ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये एज इट इज़ आया हुआ था क्वेश्चन। उन्होंने ये पॉइंट स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट फर्स्ट कल्चर इज़ अ होल वे ऑफ लाइफ, स्टेटमेंट सेकंड ही क्रिटिसाइज द हाई कल्चर। तो आपको बताना था कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट या फिर ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट। जब आपको पता होगा तभी तो आप करेक्ट और इनकरेक्ट बता पाओगे ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद है जो उन्होंने ये वर्क लिखा कल्चर एंड सोसाइटी, इसमें क्या पर्पस था इस वर्क का। पहले तो ये तो आइडियाज़ थे दोनों, पर्पस क्या था, पर्पस क्या था, टू शो डेट कल्चर इज शेप्ड बाय सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। जो कल्चर है वो कैसे बनता है, सोसाइटी से ही तो बनता है ना। हम ही शेप करते हैं चीज़ों को। अब हमने ही ट्रेडिशंस बना रखे हैं। अब इंडिया के ट्रेडिशंस अलग हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रेडिशंस अलग हैं, बनाए तो हमने ही है ना, सोसाइटी ने ही बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अभी तक तो नहीं आया है बट आगे एग्ज़ाम्स में आ सकता है, क्योंकि अब डिटेल में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से राइटर्स को डिस्कस किया गया इस वर्क में, ठीक है। इसलिए मैंने देखो यहाँ लिख भी रखा है यूजीसी नेट क्वेश्चन।
एडमंड बर्ग्स, एस.टी. कॉलरिज, रस्किन बॉन्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस कैरल, ये वाले राइटर्स आपको लिख के दे दिए जाएंगे और फिर वही आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन से इंक्लूडेड किए थे रेमंड विलियम्स ने और कौन से नहीं किए थे। तो एक बार ही बस रीडिंग ले लेना कि माइंड में अगर 2-3 वर्क्स भी रह जाएंगे, 2-3 राइटर्स भी रह जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि ये वाले थे। ठीक है, उसके बाद है द लॉन्ग रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इतना डिटेल में है और वीडियोस में तो है नहीं इतना। ये डिटेल में इसलिए है क्योंकि पहले सिंपल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब वर्क्स के अंदर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए। नेक्स्ट वर्क वी हैव द लॉन्ग रेवोल्यूशन, अदर इम्पॉर्टेंट वर्क। इसमें क्या था, इस वर्क में, इन दिस वर्क ही एग्जामिन 350 कैनोनिकल इंग्लिश राइटर्स के बारे में इन्होंने रीडिंग ली। ठीक है, उसके ये एज इट इज स्टेटमेंट आई हुई थी, मैंने देखा था PYQs में से, मैंने PYQs में से ही पॉइंट्स कलेक्ट करके यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब जब PYQs करोगे जब आपको पता लग जाएगा कि ये वाले पॉइंट्स भी थे। ये एज इट इज़ स्टेटमेंट्स दी हुई थी, फिर आपको बताना था कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। टाइम पीरियड वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम पीरियड इन्होंने कौन सा कवर किया, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है टाइम पीरियड। 1470 से 1920। ओके, ये भी आ सकता है। ही सिलेक्टेड दिस मटीरियल मेनली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी। ठीक है, कहाँ से लिया उन्होंने ज़्यादा इसका मटीरियल, ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी से। ठीक है, ही ट्रेस्ड हाउ इंग्लिश लिटरेचर इवोल्व ओवर सेंचुरीज। इन्होंने इस वर्क में देखा कि भाई, इस वर्क में मेंशन किया कि भाई जो इंग्लिश लिटरेचर है कैसे इवोल्व हुआ है सेंचुरीज टू सेंचुरीज, क्या चेंजेस आए हैं उसमें। दिस वर्क सपोर्टेड इज आइडिया डेट कल्चर चेंजेस इज स्लो एंड कॉन्टीन्यूस। देखो, कल्चर चेंजेस तो होंगे पर स्लो होंगे और कॉन्टीन्यू होंगे। अब देखो, कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं है कि वही चलती आ रही है, कुछ चेंजेस सोसाइटी और टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं ना। अभी आप चलो, एक बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे जो पहले विडो होते थे, ठीक है, उनकी जो मैरिज है वो अलाउड नहीं होती थी और पहले गर्ल्स को एजुकेशन लेना भी अलाउड नहीं था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी और सेकंड मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो टाइम के साथ ये चीज़ें होने लग गई। ओके, सो दैट्स वाई। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आप याद रखोगे, एक तो ये रखोगे कितने राइटर्स थे, टाइम पीरियड याद रखोगे और ये ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज। ओके, चलो नेक्स्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट वर्क वी हैव द कंट्री एंड द सिटी। ये तो नाम से ही आपको याद रह जाएगा। देखो, दिखने में आपको ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लग रहे हैं, बट मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ शॉर्ट में। इसमें कंट्री एंड द सिटी में देखो क्या बता रहे हैं जो रेमंड विलियम्स है वो बता रहे हैं जो कंट्री लाइफ है और जो सिटी लाइफ है दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो कंट्री जो मतलब देखो कंट्री लाइफ और यहाँ पर सिटी लाइफ का क्या है, जो शहर वाले लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं और जो विलेज वाली लाइफ है वो वाले लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं वो। ठीक है, He shows that writer often idealize the countryside as poor. Countryside क्या होती है, जो विलेज वाली लाइफ, उसको हमेशा कैसे दिखाया जाता है, बहुत पीसफुल, नेचुरल, ग्रीनरी, जहाँ पर सब साथ मिलकर रह रहे हैं, बहुत ही पॉल्यूशन फ्री एरिया है, बहुत शांत जगह है, ब्यूटीफुल है, ऐसे दिखाया जाता है ना। जो कि मिथ है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो विलेज वाली लाइफ वो बेटर ही हो, नहीं। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में विलेज लाइफ है पॉवर्टी, क्लास डिवीज़न, लैंड स्ट्रगल, कितना ज़्यादा जो ये कॉन्सेप्ट है ना क्लास डिवीज़न का, लो क्लास, पुअर क्लास, रिच क्लास, ये विलेज वाले एरिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो, राइट। और लैंड के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है, उसके लिए उनका डिस्प्यूट चलता रहता है आपस में, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई जाती हमें, जो लिटरेचर है या फिर जो पोइट्रीज़ हैं या कुछ भी हैं उसमें क्या है, नेगेटिव नहीं दिखाया जाता। आपको सिर्फ क्या दिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ ये तो सेटिंग ओके ऐसे देख लेते हैं हम, क्या दिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर पीसफुल लाइफ है। ओके,
पीसफुल लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है, बट दिखाना क्या चाहिए, ये वाली चीज़ भी दिखानी चाहिए कि वहाँ पर पॉवर्टी भी है, क्लास डिवीज़न भी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो सिटी लाइफ को कैसे दिखाते हैं, सिटी लाइफ को दिखाते हैं कि वहाँ सिटी लाइफ में क्या है, बहुत ही क्राउडेड एरिया है, बहुत ही करप्ट है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या इसमें, उनका मेन आइडिया था इसमें द कंट्री एंड द सिटी लाइफ में कि जैसा हमें बुक्स के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर या मूवीज़ के थ्रू जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है जिस चीज़ के बारे में, हम उसी पर ही बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ लिटरेचर शेप्स आवर आइडियाज़ ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज इंस्टीड ऑफ रिफ्लेक्टिंग रियल हिस्ट्री। रियल चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं करता है ना, सिर्फ जो हमें दिखाया जा रहा है हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। हाँ, अभी देखो, अभी ये मिथ है कि जो इंडियंस है वो फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नहीं, जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है, बट वो मीडिया पर दिखाते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, तो बाकी भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हमें भी जाना है, बट जो हार्श रियलिटी है वो कोई नहीं देखता, राइट। सो कंक्लूज़न क्या था हमारा, कंक्लूज़न सिर्फ ये था द कंट्री एंड द सिटी लाइफ में कि जो कंट्री की लाइफ है उसको वैसे नहीं दिखाया जा रहा जैसी वो है, ना ही सिटी की लाइफ को दिखाया जा रहा है। ओके, सो कंक्लूज़न क्या था कि जैसा हमें दिखाया जाता है हम उसी पर बिलीव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स, वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, वोकैबुलरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो उसी की बात हुई हुई है इसमें। इन दिस वर्क रेमंड विलियम्स एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन कल्चर एंड सोसाइटी हैव चेंज्ड मीनिंग ओवर टाइम। इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम, और सिटी टू सिटी हर जगह पर वर्ड्स की मीनिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी जो वाइट कलर है, ठीक है, वाइट कलर का क्या है, वाइट कलर जो फॉरेन में है वो ब्राइड के लिए होता है, वाइट कलर, वो वाइट कलर के गाउन्स वेयर करती है ना, पहनती है ना, बट वही वाइट कलर इंडिया में क्या है, विडो के लिए, राइट। ऐसे ही वर्ड्स का मीनिंग, अब देखो कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिस वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ये भी है इसमें कि इस बुक में 100 कीवर्ड्स थे इसमें, ठीक है, और वही कीवर्ड्स रेमंड विलियम्स ने अपने अदर वर्क्स में भी यूज़ किए थे। पहले क्या था, जो वोकैबुलरी वाला वर्क था, ये पहले जो कल्चर एंड सोसाइटी हमने डिस्कस किया था ना 1958 का वर्क, उसके साथ ही इसको पहले पब्लिश करना था, बट नहीं हो पाई, तो इसको फिर बाद में अलग से पब्लिश किया गया 1976 में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट, ये भी PYQs में आया हुआ है। ओके, आई डिडंट रिमेंबर द ईयर, बट 23 या 24 में आया हुआ ये, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। इसमें क्या आया हुआ था क्वेश्चन, ये कीवर्ड्स दिए हुए थे, डोमिनेंट, रेसिडुअल और इमर्जेंट, और 2 कीवर्ड्स और दे दिए थे, टर्म्स और दे दी थी, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करनी थी कि कौन कौन सी टर्म्स इसमें से रेमंड विलियम्स की हैं। तो हमें ये सिलेक्ट करनी थी, डोमिनेंट, रेसिडुअल और इमर्जेंट, ये रेमंड विलियम्स की, इस पर आपको राइट करना था, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन आ चुके तो सेकंड टाइम उनके इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस। डोमिनेंट का मतलब होता है कल्चर रिलेटेड टू प्रेजेंट, कल्चर इन पावर एट प्रेजेंट, कि जो प्रेजेंट से रिलेटेड है डोमिनेंट, ठीक है। इसमें क्या, इट कंट्रोल्स थिंकिंग, वैल्यूज़, मीडिया, एजुकेशन, सोशल मीडिया। एग्जाम्पल दिया हुआ क्या, कैसे कि जो अभी प्रेजेंट का कल्चर है वो कैसे लोगों की थिंकिंग को चेंज कर रहा है। जैसे अब मीडिया है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर रेसिडुअल क्या है, रेसिडुअल इज़ रिलेटेड टू पास्ट,
ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट। इसमें क्या है, जो ओल्ड वैल्यूज़ है, जो ओल्ड कल्चर है, वो अभी भी है ना, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिशंस है जिसको हम अभी तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये अरेंज मैरिज कस्टम्स, ये अभी भी है, अभी भी बहुत जगह पर इसको ही बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इसके अगेंस्ट कोई जाता है तो वो उसके अगेंस्ट स्टेप लेते हैं, उसको रोकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी देखो, बहुत सारे विलेजेस अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पहले ही वो बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत जगह पे डेवलपमेंट हो चुकी है, बट सब जगह नहीं है अभी भी। ठीक है, उसके बाद इमर्जेंट होते हैं जो न्यू आइडियाज़, न्यू वैल्यूज़ आ रही है। अब देखो जेंडर इक्वालिटी, पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था जेंडर इक्वालिटी का, ऑल्दो अभी भी नहीं है, बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन है। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये लिव इन रिलेशनशिप का तो कॉन्सेप्ट अभी आया है, पहले तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डोमिनेंट, रेसिडुअल, इमर्जेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसे लिख के याद कर लेना। ओके, उसके बाद कल्चर मटेरियलिज्म कब का वर्क है, 1980। उसमें वो क्या बोलते हैं, कल्चर इज़ एवरीथिंग वी प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस इन सोसाइटी। वही बात, एवरीथिंग इज़ कल्चर इज़ द वे वी लिव। इसमें जो आपको याद रखना है, ये टर्म स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, पहले तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन आपको, इसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग किसकी टर्म है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग किसकी टर्म है, रेमंड विलियम्स की। अब ये भी आ सकता है कि कौन से वर्क की है, तो कल्चर एंड मटेरियलिज्म वर्क की है। ओके, इसमें क्या है, कल्चर इंक्लूड्स द इमोशन, वैल्यूज़ एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पर्टिकुलर जनरेशन। इसका मीनिंग है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग का, कि जो एक कल्चर है, ठीक है, कल्चर कैसे है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग में, कि इट इज़ इंक्लूड्स इमोशंस, वैल्यूज़, जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, उससे रिलेटेड। ओके, देन ही ऑल्सो यूज द हेजेमनी टर्म। आई होप कि आपने सुनी होगी, आपको पता होगा अगर आप अभी तक, कि एंटोनियो ग्रामिशी की ही है ये टर्म हेजेमनी, और इन्होंने इस वर्क में यूज़ किया। तो ये भी आ सकता है, इन कल्चर ऑफ मटेरियलिज्म रेमंड विलियम्स यूज द टर्म ऑफ विच राइटर, सो यू कैन से दैट इट इज़ एंटोनियो ग्रामिशी। तो आपको एंटोनियो ग्रामिशी बोलना है। ठीक है, उसके बाद बस होने वाला थोड़ा सा ही रह गया इसका रेमंड विलियम्स का। तो ठीक है, फिर ये कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, ये सिलेक्टिव ट्रेडिशन। सोसाइटी चूजेस व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट टू फॉरगेट, कि हमारी सोसाइटी हम ही चूज़ करते हैं कि हमें क्या चीज़ हमें फॉलो। यहाँ पर सिर्फ ये वो वाला डायरेक्ट मीनिंग नहीं, कुछ याद रखना, कुछ भूलना है। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना है, किसको हमें नहीं करना, ये सोसाइटी डिसाइड करती है। ओके, और ये कौन से वर्क में है, द लॉन्ग रेवोल्यूशन, जो हमने वर्क पहले डिस्कस किया था, 350 कैनोनिकल राइटर्स वाला। ठीक है, उसके बाद होमोलॉजी में क्या, कल्चर एंड सोसाइटी हैव मैचिंग पैटर्न। ये टर्म किस में है, ये मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में। उसके बाद ये वाली कुछ टर्म्स है, देखो मैंने यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप अपने नोटबुक में मार्क भी कर सकते हो। ये वाली जो टर्म है, होल वे ऑफ लाइफ, सबसे पहले डिस्कस किया था, ये रेमंड विलियम्स के वर्क में है। हाई वर्सेस लो कल्चर की बात कल्चर एंड सोसाइटी में की गई है। ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे जैसे हम बात करेंगे वैसे ही तो हम अपने कल्चर के बारे में बात कर पाएंगे, उनकी आइडियाज़ को देख पाएंगे। ठीक है, द लॉन्ग रेवोल्यूशन में सिलेक्टिव ट्रेडिशन, द लॉन्ग रेवोल्यूशन में डोमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था ना, ये किस में, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में। और हेजेमनी किसकी थी, एंटोनियो ग्रामिशी की टर्म है, और लेकिन रेमंड विलियम्स ने अपने कल्चर एंड मटेरियलिज्म वर्क में इसके बारे में डिस्कस किया है। ओके, देन वी हैव लास्ट वर्क, ये रेमंड विलियम्स का तो नहीं है ये वर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल शेक्सपियर कल्चर स्टडीज़ में इम्पॉर्टेंट वर्क है, लेकिन लिखा किसने था, जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सेनफील्ड ने। ओके, दिस वर्क शोज शेक्सपियर राइटिंग इज़ नॉट प्योर, क्यों, क्योंकि इट शोज पेट्रियार्की एंड पावर।
ठीक है, क्या क्या याद रखना है, किसका वर्क है, जोनाथन डॉल्मन एलन सेनफील्ड का, और किसके बारे में है। ओके, चलो नेक्स्ट राइटर की बात करते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव रिचार्ड होगार्ट। ओके, सॉरी, रिचार्ड होगार्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर। कब के हैं, 1918, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनकी ये, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CCS। CCS क्या था, सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज़। क्या है, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज़, ठीक है, उसके ये फर्स्ट डायरेक्टर है। सेकंड डायरेक्टर कौन है आप बताओ, सेकंड इज स्टुअर्ट हॉल, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टुअर्ट हॉल है सेकंड डायरेक्टर, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। फिर इनके बारे में हम बात करेंगे अभी, सिर्फ रिचार्ड होगार्ट के बारे में। क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर है। उसके बाद ही वॉज बोर्न इन लीड्स, ही वॉज बिलोंग टू वर्किंग क्लास, एंड ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंगम। ब्रिंगम यहाँ से आपको याद रख सकते हो, कल्चर स्टडीज़ का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो ब्रिंगम यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है। इसलिए जो इसके राइटर हैं रिचार्ड होगार्ट, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंगम के प्रोफेसर थे। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एफआर लेविस एंड क्यूआर लेविस, ठीक है। सो दिस इज, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। उसके बाद ये इनके वर्क्स हैं, ठीक है। देखो बहुत सारी वीडियोस में जो ये वाला फर्स्ट वर्क मैंने मेंशन किया वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि सब सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो उनका डेब्यू वर्क है, जो फर्स्ट वर्क है, उसका तो पता ही होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्क क्या था इनका, W.H. ऑर्डन के बारे में इन्होंने लिखा था। ऑर्डन इन इंट्रोडक्टरी एसे 1951। देखो, ही स्टार्टेड हिज कैरियर विद दिस फुल लेंथ स्टडी ऑन द पोइट्री ऑफ W.H. ऑर्डन, ठीक है। उन्होंने W.H. ऑर्डन की जो पोइट्रीज है उनके बारे में स्टडी किया और फिर उनके बारे में लिखा एन इंट्रोडक्टरी ऐसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, उन्होंने अपना करियर ही इसी से स्टार्ट किया था, इस वर्क से। उसके बाद यूजेस ऑफ लिटरेसी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग क्लास। देखो पहले से ही मैंने डबल स्टार भी लगा रखा है, क्यों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। देन दिस वर्क इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है पहला पार्ट, ऑटोबायोग्राफिकल एंड ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में क्या होता है कि खुद की लाइफ से जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं या खुद की लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती है जिनको जो राइटर्स है वो अपने वर्क से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट हिज ओन अर्ली लाइफ ग्रोइंग अप वर्किंग क्लास। वो अपने लाइफ के बारे में बताते हैं कि कैसे वो क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या सिचुएशंस थी उनके साथ, ठीक है। ही डिस्क्राइब पीपल बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेबरहुड, टुगेदरनेस, सिंपल लिविंग। देखो ये क्या है, इन्होंने बताया हुआ अपने इस वर्क में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था, जब ये मशीन्स वगैरह आ गई थी, ठीक है। लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ भागने लगे थे, वहाँ पर काम ढूंढने लगे थे अपना, हर चीज़ के लिए मशीन्स आ चुकी थी, लोगों का काम भी कम हो गया था, ठीक है। जो वर्कर्स हैं उनको, क्योंकि जो पहले काम सब लोग खुद करते थे वो मशीन्स करने लग गई थी। और उसके बाद क्या हो गया था, लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे अपनी लाइफ में, लोगों ने क्या किया, साथ बैठना बंद कर दिया, इमोशनल सपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी, सिंपल लिविंग ख़त्म हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे मीडिया के थ्रू। तो ये सब उन्होंने अपने फर्स्ट पार्ट में तो ये सारी चीज़ें दिखाई थी, कैसे वो जो लोग हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उसमें उनमें क्या क्या चेंजेस आ गए थे। तो सेकेंड वर्क की बात करते हैं। सेकेंड वर्क इज़ कंटेम्प्रेरी कल्चर एंड कमर्शियल मास कल्चर। नाम भी पता होना चाहिए आपको। इसमें क्या है, रिचार्ड होगार्ट ने क्रिटिसाइज़ किया कि जो मास मीडिया है, मास मीडिया आने के बाद, रेडियो मैगजीन्स आने के बाद लोग कितने ज़्यादा चेंज हो गए, वो उसी में इतना इन्वॉल्व हो गए, बिज़ी हो गए कि उन्होंने आपस में बात करना ही बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीपल सेट आउटसाइड देयर हाउसेज, लिव्ड इन जॉइंट फैमिलीज, रीड न्यूज़पेपर, बट लेटर दे मूव टू सिटीज़। जो जॉइंट पहले क्या था, विलेजेस में तो अभी भी है,
जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, बट सिटीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है। सिटीज़ में क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और लोग बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करना प्रेफर करते, खुद में ही बिजी रहते। तो ये सारे जो चेंजेस आ गए थे, इनको रिचार्ड होगार्ट ने क्या क्रिटिसाइज़ किया था। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस वर्क, द यूजेस ऑफ लिटरेसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ हायर एजुकेशन। ठीक है, इसमें देखो ये आप लिख लेना अलग से, क्रोनोलॉजी भी बहुत बार, ये मैं आपको बता देती हूँ, रिचार्ड होगार्ट की क्रोनोलॉजी बहुत बार आती है। वैसे तो ये मैंने क्रोनोलॉजी में ही लगाए हैं वर्क सारे। ठीक है, लास्ट टाइम भी आया हुआ था क्वेश्चन। अब क्या है, हायर एजुकेशन में क्या था, अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स अबाउट यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन पॉलिसीज, टीचिंग, इसके बारे में ही बात थी। हायर एजुकेशन नाम से ही आप याद रख सकते हो। हायर एजुकेशन में किसकी बात होगी, कॉलेजेस की तो बात होगी, पॉलिसीज़ की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी। फिर लोकल हैबिटेशन, लोकल हैबिटेशन में सिर्फ आपको ये याद रखना कि उनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। ठीक है, उसके बाद अ सॉर्ट ऑफ क्लाउनिंग, इसमें भी कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स थे। उसके बाद एन इमेजिन लाइफ, दिस वर्क ब्लेंड्स बायोग्राफी विद कल्चर। द वे वी लिव, अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन मॉडर्न ब्रिटिश सोसाइटी। इसमें आपको थोड़ा सा करना है। इसमें क्या है कि उन्होंने एग्जामिन किया था कि जो मॉडर्न सोसाइटी हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी मॉरल क्या चेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद बिटवीन टू वर्ल्ड्स लिखा गया था 1970 से 1919 तक, 1999 तक, पब्लिश हुआ 2002 में। लास्ट वर्क मास मीडिया एंड मास सोसाइटी, मिथ एंड रियलिटी, इट शोज़ मीडिया पावर टू शेप ओपिनियंस एंड बिहेवियर। इसमें दिखाया हुआ था कि जो मास मीडिया है वो कैसे शेप करता है लोगों की थिंकिंग को। अब देखो, अगर आपको दिखाया जा रहा है कि यही वाला फ़ोन बेटर है, आईफोन का अब कितना ज़्यादा क्रेज़ है कि लोग इंस्टॉलमेंट्स पर भी लेते हैं, कि आपके पास आईफोन होगा तो ही आप रिच लगोगे, आपके पास ये ब्रांड होगा तो ही आप रिच लगोगे, है ना। तो हमें वो सोसाइटी दिखा। अब आपको फेयर एंड लवली का कितना ज़्यादा क्रेज़ था कि फेयर एंड लवली यूज़ करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा, फिर आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि मास मीडिया कैसे आपको ओपिनियंस को शेप करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल तो नहीं करना है, बट हाँ एक तो क्रोनोलॉजी कर लेना, और दूसरा ये जो हमने डिस्कस किया था द यूजेस ऑफ लिटरेसी, ये वाला वर्क अच्छे से कर लेना। ठीक है, लास्ट स्टुअर्ट हॉल के बारे में बात करेंगे। अब मैंने स्टुअर्ट हॉल के बारे में आपको एक बात बताई थी। स्टुअर्ट हॉल क्या थे, सेकंड डायरेक्टर थे CCC के। क्या थे, सेकंड डायरेक्टर थे किसके, CCC के। किसके बाद, रिचार्ड होगार्ट के बाद। ओके, एंड अब इनके बारे में बात करेंगे। क्या थे ये, ब्रिटिश जमैकियन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ही वाज ब्लैक एंड ही लॉन्च न्यू लेफ्ट रिव्यू। ठीक है, इन्होंने अपोज किया था राइट रिव्यू को, और किसकी तरफ थे ये, न्यू लेफ्ट रिव्यू की तरफ। उसके बाद इनके वर्क्स को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। द पॉपुलर आर्ट 1964 विद पैडी वैनल, इनके साथ इन्होंने ये कोलैबोरेट करके लिखा था वर्क। उसके बाद एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें क्या था, ही एक्सप्लेन्स, वही बात है कि मीडिया मैसेज देती है और कैसे ऑडियंस उसको इंटरप्रेट करती है, कैसे ऑडियंस उसका मीनिंग निकालती है। हर ऑडियंस उसका अलग अलग मीनिंग निकाल रही है। अब देखो, एक ऑडियंस है वो निकाल रही है कि हम फेयर एंड लवली लगाएंगे तो हमारा जो कलर है वो फेयर हो जाएगा, हम ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। ठीक है, एक दूसरी ऑडियंस है सेकंड, वो क्या सोच रही है कि ये कोई मैटर नहीं करता कि कलर, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी थिंकिंग ज़्यादा मैटर करती है। तो अलग अलग टाइप की ऑडियंस अलग अलग तरीके से डिकोड करेगी मैसेज को। ओके, उसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बता ही देती हूँ। ये बिल्कुल एज इट इज़ PYQs में क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग, डोमिनेट, नेगोशिएटेड, ऑपोजिशनल। ठीक है, इसमें आपको बताना था कि कौन कौन से टाइप की रीडिंग है। तो ये डोमिनेंट है, नेगोशिएटेड है, अपोजिशनल है। वो कैसे होती है देखो, अब इसमें देखेंगे हम।
डोमिनेंट थिंकिंग तो उसका मतलब तो एक ही होता है, ऑडियंस एक्सेप्टेड द इंटेंडेड मीनिंग, कि आपने जो ऑडियंस को बताया, ऑडियंस ने बस आंख बंद करके आप पे विश्वास कर लिया कि हाँ ये जो कह रहे हैं वही अच्छा है। इसका मतलब जैसे फेयर एंड लवली का मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि आपने दिखाया उस ऑडियंस को कि फेयर एंड लवली लगा के आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगे, आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, तो बोलते हैं येस फेयरनेस मीन सक्सेस, फेयर होना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लाइफ का गोल है वो फेयर होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फेयर होना भी। ठीक है, नेगोशिएटेड वाली ऑडियंस क्या करेगी? नेगोशिएटेड वाली ऑडियंस 50-50% वाली होती है, वो एक्सेप्ट कर भी लेगी और नहीं भी करेगी। क्यों? वो बोलेगी कि हाँ मे बी फेयर स्किन हेल्प्स बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से वो आपसे अग्री नहीं है। ओपोजिशनल से आप यहाँ से इसका मतलब तो अपोजिट, वो क्या बोलेगी? रिजेक्ट कर देगी ये वाली ऑडियंस, रिजेक्ट द इंटेंडेड मीनिंग एंड इंटरप्रेटेड कम्प्लीटली, और इसका बिल्कुल अलग मीनिंग निकालेगी। ठीक है, तो निकालेगी दिस इज़ रेसिस्ट, ब्यूटी हैज़, वो कहते हैं कि ब्यूटी का ब्यूटी क्रीम्स का ब्यूटी से क्या लेना देना। अगर आपको किसी में ब्यूटी देखनी है तो आप वैसे भी उसके थॉट्स को देख के, उसके थिंकिंग को देख के आप उसको ब्यूटीफुल बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं आप उसके कॉम्प्लेक्शन को देख के ही बोलोगे। इंटरेस्टिंग लगा? तो कौन कौन से हैं? डोमिनेंट, नेगोशिएटेड एंड अपोजिशनल। ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, अपनी नोटबुक में इसको आप मार्क करो, अगर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ तो नोट करो। ओके, उसके बाद चलो अब हम लास्ट पे आ चुके हैं। ज़्यादा लॉन्ग लग रही होगी ना आपको, बट ये वर्थ इट होगी आपके लिए, सारा कुछ कवर किया हुआ है मैंने इसमें। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल, 1975 का वर्क है। ये क्या है? ये पढ़ता है स्टडी ऑफ यूथ सब कल्चर लिंक टू हेजेमनी सोशल क्लास, और इसमें मतलब यूथ सब कल्चर की बात की जाती है, जो मतलब जैसे इसमें सब कल्चर में हमने एग्जाम्पल दिया हुआ था कि एक बड़े से कल्चर का एक छोटा सा पार्ट, जैसे आप गेमिंग वाला देख सकते हो। ठीक है, और इसमें स्टुअर्ट हॉल ने भी ग्रामिशी की टर्म को एक्सप्लेन किया है, जैसे रिचार्ड होगार्ट ने भी किया था अपने वर्क में। उसके बाद पॉलिसिंग द क्राइसिस, मगिंग स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर, shows how the state use media to construct fear and justify policy, कि कैसे लोगों में डर बिठाया जाता है दिखाकर, कुछ भी मीडिया के थ्रू उन्हें डराया जाता है। कल्चर, मीडिया एंड लैंग्वेज, 1980 कल्चर सोसाइटी, टू पैराडाइम्स, द हार्ड रोड टू रिन्यूएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस वर्क ही टॉक्ड अबाउट थैचरिज्म टर्म के बारे में पूछा जा सकता है। जो थैचरिज्म टर्म है वो थी तो मार्गरेट थैचर की, बट यहाँ क्यों आया हुआ है? इन्होंने यूज़ की थी टर्म क्योंकि अपोजिट में थे ना राइट न्यू विंग के, और मार्गरेट थैचर किससे रिलेटेड थी? वो राइट न्यू विंग से रिलेटेड थी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये वर्क है क्वेश्चंस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, so this is all about Stuart Hall. I have covered almost of the part of culture studies. अगर कुछ रह गया तो मैं आगे वाली जो वीडियोज़ है उसमें कवर करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो बाय। एंड कुछ भी आपके सजेशंस हैं इस वीडियो में, अगर कोई मिस्टेक हुई है मुझसे या कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।